हेलो फ्रेंड्स, आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर 4 कैपेसिटेंस एंड वन डायग्राफ जनरेटर को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें कुछ मेन टॉपिक जो हैं वो हमारे पास इंडेक्स में गिवन है। चलिए इनको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है हमारे पास बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर जब भी कंडक्टर को रखेंगे तो वो किस टाइप से बिहेव करेगा उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं हम। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन द इंटीरियर ऑफ ए कंडक्टर इज 0। तो देखो हमने क्या रखा है, राइट हैंड साइड में हमारे पास एक डायग्राम है, उसमें हमने दो प्लेट ले रखी हैं, एक के ऊपर पॉजिटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है और एक के ऊपर नेगेटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। इन दोनों प्लेट के बीच में हमने एक कंडक्टर को रखा हुआ है। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमें पता है, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है भाई। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, कोई भी चीज़ जब भी फ्लो करेगी तो वो हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ ही फ्लो करती है, जब तक कोई भी एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर अप्लाई ना करे। तो देखो हमने कि कंडक्टर रखा हुआ है, तो यहाँ से पॉजिटिवली चार्ज प्लेट जो है उसकी तरफ जो कंडक्टर की साइड है, ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन कंडक्टर के इनसाइड में नेगेटिवली चार्ज इंड्यूस हो जाएगा भाई। ठीक है, और जो नेगेटिवली चार्ज प्लेट है उसकी तरफ जो कंडक्टर का साइड है उस पर पॉजिटिवली चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो इन साइड में देखो हमारे पास एक पॉजिटिवली चार्ज की लेयर बन गई यहाँ पे, और इन साइड में इधर नेगेटिव चार्ज बन गया भाई। ठीक है, तो इन साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगी। ठीक है, बजाय उसके आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में है। तो दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा भाई। ठीक है, तो सो द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0। सेकेंड पॉइंट आता है इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द चार्ज कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। तो आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे वो क्या होगा, हमेशा परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो देखो भाई क्या कह रहा है, हमने मान लिया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कोई भी आर्बिट्रेरी एंगल पे है, परपेंडिकुलर नहीं है। तो क्या कह रहा है, सपोज एन इलेक्ट्रिक फील्ड एक्टिंग ऑन एंगल थीटा अदर देन 90 डिग्री। ये कह रहा है कि परपेंडिकुलर होगा, लेकिन हम लेके चल रहे हैं कि मान लिया कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड ई है वो किसी भी एंगल पे है, वो 90 डिग्री पे नहीं है। देन देयर विल बी कंपोनेंट ऑफ, दो कंपोनेंट में रिजोल्व करेंगे उसको, ई कोस ऑफ थीटा और एक होगा उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट जिसको ई साइन ऑफ थीटा भी कह सकते हो आप। ठीक है, तो एक्सेलरेशन चार्ज और सरफेस रिलेटिव टू द सरफेस को, बट देयर इज नो सरफेस करंट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक के केस में क्या होता है, सरफेस करंट कितना होता है, 0 होता है भाई। सरफेस करंट की कोई वैल्यू नहीं होती है। सो थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री, और कोस थीटा की, कोस 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो मतलब इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 है तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर रह गया, डायरेक्शन टू द नॉर्मल की तरफ ही हो गया। तो इससे यह क्या प्रूव हो गया कि ये, और ये नॉर्मल किधर है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ दैट कंडक्टर। तो हमने मान के चला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर नहीं है, उसके बावजूद भी हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है वो क्या रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस है। इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा स्टैटिक चार्ज की वजह से किसी भी कंडक्टर के सरफेस पे वो क्या होगा, नॉर्मल टू द सरफेस होगा भाई। थर्ड जो पॉइंट आता है हमारे पास वो आता है नेट चार्ज इन द इंटीरियर ऑफ कंडक्टर इज 0। तो देखते हैं, चलो द चार्ज आर टेम्परेरी सेपरेटेड सो टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम इज 0। कैसे, देखो भाई देखते हैं। गॉस लॉ क्या कहता है, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। ठीक है, तो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितना होता है, 0 होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, 0, और एप्सिलॉन नॉट इधर आ जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। तो क्यू की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, इससे 0 हो जाएगी। तो यहाँ से क्या पता चला कि इनसाइड में जो भी हमारे पास कंडक्टर होगा उसका टोटल चार्ज इनसाइड द कैपेसिटर, जो भी कंडक्टर है वो इनसाइड में टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा भाई। चार्ज ऑलवेज रेडिज ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, की चार्ज जो भी हम चार्ज देंगे किसी भी कंडक्टर को वो पूरा का पूरा उसके सरफेस के ऊपर ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। इनसाइड में चार्ज की वैल्यू कितनी होगी, 0 है। तो वो हमने अभी निकाला था
कि उसी तरह से हम इसको प्रूव कर देंगे कि इनसाइड में चार्ज की वैल्यू 0 है, तो इनसाइड में चार्ज नहीं है, तो चार्ज कहाँ है, सरफेस के ऊपर ही है। ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कॉन्सेप्ट फॉर द एंटायर कंडक्टर, कि जब भी कंडक्टर जो होगा हमारे पास उसका इनसाइड में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जब बात करेंगे वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा भाई। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखो क्या होता है, डीवी ये एक एक्सप्रेशन हमारे पास आया था, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल वो होता है नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इनसाइड में 0 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करो, 0 पुट करते क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल 0 हो गया। और किस चीज़ का चेंज 0 होता है या डिफ्रेंशिएशन कह सकते हैं कि कांस्टेंट का, हमें पता है कि कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन हमेशा 0 होता है। तो dv अगर 0 है तो इसका मतलब जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा हमें कि पोटेंशियल की जो वैल्यू होगी यहाँ पे वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी भाई। ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगला क्या करें, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में बी डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट। ठीक है, तो वो सरफेस के ऊपर डिपेंड करेगा भाई, सरफेस का शेप क्या है, किस टाइप से है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, चार्ज पर यूनिट सरफेस। एवरी कंडक्टर ऑफ इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम रेदर देन जस्ट एवरी कंडक्टर इज एन इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम, कब, जब 3 डायमेंशन स्पेस में हो, रेदर देन जस्ट एन इक्विपोटेंशियल सरफेस 2 डायमेंशन में। ठीक है, तो अगर 2 डायमेंशन में है तो उसका क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं होगा, 3 डायमेंशन में है तो इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम होगी भाई उसकी, यानी कि चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या होती है वो देखते हैं भाई। द मेजर ऑफ कैपेसिटर क्या होते हैं, किसी भी कैपेसिटर की चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी, उसकी जो क्षमता होती है उसको बोलेंगे कि वो उसकी कैपेसिटेंस कहलाएगी। तो ये कह रहा है, इसकी डेफिनेशन देखिए क्या वगैरह है, द मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ कंडक्टर टू स्टोर ए चार्ज इज नोन एज कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, तो क्या होता है कि चार्ज जो स्टोर करने की क्षमता होता है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड पोटेंशियल, जितना पोटेंशियल अप्लाई है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हमने एक कांस्टेंट को यूज किया, दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। तो सी किसके बराबर हो जाएगा, क्यू बाई वी। तो अगर हम वी यानी कि पोटेंशियल 1 वोल्ट अप्लाई करें तो कैपेसिटेंस किसके बराबर हो जाएगा, चार्ज के बराबर हो जाएगा। तो क्या कह रहा है, इसकी डेफिनेशन यहाँ से क्या बना दी, कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डिफाइंड एज द चार्ज रिक्वायर्ड टू राइज द पोटेंशियल थ्रू 1 वोल्ट। किसी भी कैपेसिटर के एक जितने अमाउंट ऑफ चार्ज देने से उसमें उसकी जो पोटेंशियल है उसको 1 वोल्ट तक बढ़ाने में जितने अमाउंट ऑफ चार्ज उसको देंगे वो कहलाएगी कैपेसिटेंस ऑफ दैट कंडक्टर। ठीक है, तो ऐसा यूनिट जो होती है कैपेसिटर की वो होती है फैराड भाई। और जो मैं सर्किट के अंदर कभी भी अगर कैपेसिटर को यूज करेंगे तो उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होगा वो ये होगा हमारे पास। ठीक है, तो देखिए अब जो दूसरी डेफिनेशन आती है हमारे पास कैपेसिटेंस की वो क्या है, देखो कैपेसिटेंस को 1 फैराड कब कहेंगे, अगर Q की वैल्यू 1 हो जाए और V की वैल्यू 1 हो जाए तो 1/1 कितना हो जाएगा, 1, तो कैपेसिटेंस हो जाएगा 1 फैराड। तो कोई भी किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस को 1 फैराड कब कहेंगे, जब उसके ऊपर 1 कूलम चार्ज गिवन हो और 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हो। ठीक है, तो कैपेसिटेंस इज सेड टू बी 1 फैराड then 1 coulomb of charge is raise a potential of a conductor by 1 volt। अगर 1 कूलम चार्ज से एक पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर 1 वोल्ट राइज होता है तो उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी, 1 वोल्ट हो जाएगी, 1 फैराड हो जाएगी भाई। ठीक, तो यहाँ पे देखो क्या कर रहा है कि 1 कूलम चार्ज जो होता है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है, इसलिए हम कैपेसिटेंस की जो कैपेसिटर होते हैं उसकी कैपेसिटेंस को मेनली फैराड, माइक्रोफैराड, नैनोफैराड या पिकोफैराड में ही मेजर करते हैं भाई। ठीक है, ओके आगे देखते हैं। उसके बाद आता है कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड सफेरिकल कंडक्टर। ठीक है, एक हमारे पास कोई आइसोलेटेड सफेरिकल कंडक्टर है, उसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी वो देखते हैं। तो हमने मान लिया कि एक सफेरिकल कंडक्टर है जिसके अंदर क्यू, उसके पॉजिटिव चार्ज उसके सेंटर के अंदर कॉन्साइड है और उसकी रेडियस आर है। तो पोटेंशियल एट एनी सरफेस, किसी भी सरफेस की पोटेंशियल क्या होगी, Q/4πε0r। और हमने देखा था कि कैपेसिटेंस की जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है, C = Q/V के बराबर होता है। तो देखो
v की वैल्यू हमारे पास है Q/4πε0r। जब ये वैल्यू यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या निकल के आएगा, C = 4πε0r। दिस इज़ द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है भाई। तो इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से हमारे पास और क्या क्या फर्क रिजल्ट्स निकल के आते हैं वो देखते हैं। देखो क्या कह सकते हैं हम इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से कि कैपेसिटेंस जो है सफेरिकल कैपेसिटर की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेडियस के। ठीक है। अब वो इक्वेशन इज ट्रू फॉर कंडक्टिंग स्फेयर, होलो और सॉलिड। ठीक है। ये कह रहा है कि जो ऊपर ये जो हमने इक्वेशन निकाली है अभी, ये वाली इक्वेशन चाहे कैपेसिटर सॉलिड हो या फिर कैसा हो, सफेरिकल होलो सफेयर हो, वो दोनों के लिए ही ये वाली इक्वेशन वैलिड है। ठीक है। अगर जो स्फेयर बना है वो किसी भी मटेरियल का बना है, किसी भी मीडियम के अंदर प्रेजेंट है, तो एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। तो मीडियम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम, इसको रिलेटिव परमिटिविटी से रिलेट करेंगे। तो वो क्या होती है, रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि परमिटिविटी इन मीडियम टू द परमिटिविटी इन द फ्री स्पेस। तो एप्सिलॉन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की जगह हम पुट कर देंगे तो हमारे पास जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आएगा वो क्या हो जाएगा, 4πε0 एप्सिलॉन आर इंटू आर। दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ ए सफेरिकल कैपेसिटर इन ए डाइलेक्ट्रिक इन ए मीडियम। कोई भी मीडियम है जिसकी ठीक है भाई। नेक्स्ट देखते हैं कैपेसिटेंस ऑफ ए अर्थ इज 711 माइक्रोफैराड। ठीक है। जब रेडियस ऑफ अर्थ आर की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ कितनी आएगी, 711 माइक्रोफैराड। ओके। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस। कैपेसिटर बनाने के लिए हम जो जो सावधानियां बरतेंगे और जिन प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होगा वो सारी बातें देखते हैं। चलो भाई, सबसे पहला हमारे पास क्या आता है, ए प्लेट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज प्लेट एंड बी इज़ न्यूट्रल। हमने दो प्लेट ले ली, एक जिसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज है और बी जो प्लेट है वो कैसी है, न्यूट्रल है। ठीक है। और दोनों के बीच में वी पोटेंशियल डिफरेंस है, कोई भी वी पोटेंशियल अप्लाई है, तो ये कोई भी स्मॉल डिस्टेंस के ऊपर हमने रख दी। ठीक है। जो दो प्लेट लेके हमने स्मॉल डिस्टेंस पे रखेंगे तो क्या करेंगे, व्हेन ए न्यूट्रल प्लेट बी इज ब्रोट नियर टू द प्लेट ए देन द चार्ज इन इंड्यूस ऑन द ए ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन। तो क्या हो जाएगा भाई, देखो ए को जब बी के पास लेके जाएंगे या बी को या दोनों के बीच का डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन हम कम करेंगे तो क्या करेगा, इसकी वजह से इसके ऊपर एक चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। वो चार्ज कैसा होगा, ए प्लेट के ऊपर जैसा चार्ज है उससे अपोजिट चार्ज होगा। मतलब इधर पॉजिटिव है तो इधर कैसा चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। तो इस रोड में से नेगेटिव चार्ज इधर इंड्यूस होगा तो इसका अपोजिट चार्ज इसके दूसरी साइड इंड्यूस हो जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो दूसरी साइड में इंड्यूस हो जाएगा भाई। ठीक है। देन द पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम ए एंड बी स्टेप एंड टू रिमेन द सेम बिकॉज द पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज बी कैंसिल आउट। ठीक है। तो देखो भाई, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ, उतनी ही अमाउंट में यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुआ, तो यहाँ पे दोनों के बीच का जो पोटेंशियल वी है उसके अंदर कोई भी चेंजमेंट नहीं आएगा, उसका जो पोटेंशियल पहले था वही रहेगा। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, व्हेन द फर्दर साइड बी इज अर्थ टू द पॉजिटिव चार्ज बी देन न्यूट्रलाइज बी इज लेफ्ट ऑन टू द नेगेटिव चार्ज। क्या कह रहा है कि जब बी के एक साइड को हम अर्थ कर देंगे, क्यों, कौन सी साइड को, जहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज है। तो देखो ए इधर तो नेगेटिव था और दूसरी साइड में पॉजिटिव था, उसको हमने अर्थ कर दिया तो पॉजिटिव चार्ज ग्राउंड में चला जाएगा। पॉजिटिव चार्ज ग्राउंड में चला गया तो बी के ऊपर कैसा चार्ज रह गया, सिर्फ नेगेटिव चार्ज रह जाएगा। नाउ द नेट पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम डिक्रीज ड्यू टू सम ऑफ द पॉजिटिव पोटेंशियल ए एंड नेगेटिव पोटेंशियल ऑन द बी। क्या कह रहा है कि बी का कुछ चार्ज कम हो गया, बी का कुछ चार्ज हमने ग्राउंड में भेज दिया तो दोनों के बीच का जो पोटेंशियल है, रिजल्टेंट पोटेंशियल, वो क्या हो जाएगा, पहले जो पोटेंशियल था हमारे पास उस पोटेंशियल के बजाय अब जो पोटेंशियल होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा भाई। टू इंक्रीज द पोटेंशियल टू द सेम वैल्यू, ठीक है, एन एडिशनल अमाउंट ऑफ चार्ज इज गिवन टू द ए। अगर हम इसको पोटेंशियल को इंक्रीज करना चाहते हैं तो ए को ऊपर हम एक्सटर्नल किसी भी सोर्स से
ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाना पड़ेगा भाई। दिस मीन्स द कैपेसिटेंस स्टोरिंग चार्ज ए इज इंक्रीज। तो इससे क्या होगा कि कैपेसिटर हमारे पास जो ए बी प्लेट को मिला करके जो कैपेसिटर बढ़ेगा उसकी चार्ज को स्टोर करने की जो क्षमता है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी भाई इससे। तो दिस सिस्टम, ये जो इन दोनों के द्वारा ये जो हमारे पास रिजल्टेंट अरेंजमेंट बनेगा या जो सिस्टम बनेगा उसको हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटर कहते हैं भाई। अब हम इसका मैथमेटिकली एक्सप्रेशन ड्राइव करना चाह रहे हैं कि कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर कितनी होती है भाई। कैपेसिटेंस क्या होती है, किसी भी कैपेसिटर की चार्ज को स्टोर करने की जो एबिलिटी है, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ दैट कैपेसिटर। ठीक है, तो हमने क्या ले लिया, दो पैरेलल प्लेट ले ली, एक प्लेट ए ले ली और एक प्लेट बी ले ली। एक के ऊपर पॉजिटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है यूनिफॉर्मली, एक के ऊपर नेगेटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। दोनों को किसी भी मीडियम के अंदर रख दिया। ठीक है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो सिग्मा कोई भी सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी इस मटेरियल की, और डी इज़ द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन दीज टू प्लेट्स। ठीक है, डी क्या हो गया, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन हो गया भाई। तो देखो हमें पता है कि पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स। ठीक है, तो कैपेसिटर का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, कैपेसिटर का इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाला था वो क्या होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा भाई। ठीक है, और d इज़ द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो इसकी वैल्यू जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो पोटेंशियल v किसके बराबर हो जाएगा, q इंटू डी बाई ए इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसके अलावा हमें पता है c किसके बराबर होता है, q बाई v के बराबर होता है, c इज इक्वल टू q बाई v। तो v की वैल्यू यहाँ पुट करने के बाद हमारे पास रिजल्टेंट एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, A epsilon naught by D. A is the area of cross section of the plate. D is the distance of separation of the plate. Epsilon naught is the permittivity of the medium, जो इन दोनों प्लेट के बीच का मीडियम है। ठीक है, ये कहाँ थे, एप्सिलॉन नॉट क्या था, फ्री स्पेस। ठीक है, तो इफ़ द स्पेस बिटवीन द प्लेट इज फिल्ड विद द डाइलेक्ट्रिक मीडियम और रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। अगर एप्सिलॉन नॉट तो परमिटिविटी किसकी थी, फ्री स्पेस की। अगर फ्री स्पेस की बजाय इन दोनों के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम हम डाल दें तो ये जो एक्सप्रेशन है ये किस में चेंज हो जाएगा, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाई एप्सिलॉन आर हो जाएगा भाई। ठीक है, तो इनसे इस फाइनल एक्सप्रेशन से क्या रिजल्ट निकल के आया कि जो कैपेसिटेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द प्लेट, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन दीज प्लेट। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, अब कैपेसिटर को अगर हम सीरीज़ और पैरेलल, जैसे हमने 10th स्टैंडर्ड में ही पढ़ते आए थे हम कि रेजिस्टेंस को हम पैरेलल और सीरीज़ दो टाइप से कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, वैसे ही कैपेसिटर का भी हमारे पास क्या होता है, सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है भी। तो सीरीज़ में जब हम इसको कनेक्ट करेंगे तो देखो इस डायग्राम से अंदर क्या क्या बता रखा है कि हमने मान लिया कोई 3 कैपेसिटर है जिनमें चार्ज इक्वल है, इक्वली चार्ज है, तीनों के ऊपर प्लस यानी कि Q अमाउंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है तीनों के ऊपर ही। तीनों का नाम हमने दे दिया C1 C2 C3। तो देखो सीरीज़ के अंदर हमेशा हमें पता है कि जब भी कोई डिवाइस सीरीज़ में कनेक्टेड होता है तो सभी के अंदर पोटेंशियल ड्रॉप होता है। तो सीरीज़ के अंदर पोटेंशियल कॉन्स्टेंट नहीं होता, सभी का अपना अपना पोटेंशियल होता है। तो हमने यहाँ पे मान लिया कि जो कैपेसिटर C1 है उसका पोटेंशियल तो V1 है, और C2 का पोटेंशियल V2 है, और C3 का पोटेंशियल V3 है। ठीक है, तो टोटल जो बैटरी हमने अप्लाई करी है, टोटल पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो क्या हो जाएगा, तीनों में ड्रॉप हो जाएगा, V1 V2 V3 की फॉर्म में। तो जो टोटल पोटेंशियल होगा वो किसका सब होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। अब हमें ये भी पता है कि C इज इक्वल टू Q बाई V होता था, तो V क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू Q बाई C। तो V1 क्या हो जाएगा, Q बाई C1, V2 Q बाई C2 और V3 क्या हो जाएगा, Q बाई C3। तो V1 V2 V3 और V की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दो भाई। जब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्टेंट निकल के आएगा, ये वाली इक्वेशन ड्राइव होके आएगी। तो Q सभी का सेम है, Q कॉमन आउट ले लो तो रिजल्टेंट जो C हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 के बराबर हो जाएगा भी। तो ऐसे ही 3 ना हो करके अगर कैपेसिटेंस हमारे पास 10 है, 15 है या 20 है तो रिजल्टेंट C क्या हो जाएगा, 1/C समीशन I इज इक्वल टू 1 to N और 1/C ऑफ
आई, ये हो जाएगा टोटल कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल ना सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटेंस। तो क्या कह रहा है, द रेसिप्रोकल ऑफ द इफेक्टिव कैपेसिटेंस इज द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। ठीक है, जो टोटल इफेक्टिव कैपेसिटेंस है वो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इंडिविजुअल कैपेसिटेंस के रेसिप्रोकल के डायरेक्ट सम के बराबर हो जाएगा भाई। ठीक है, आगे देखो क्या कह रहा है ये नीचे लास्ट लाइन में कि द इफेक्टिव कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज लेस देन द लिस्ट ऑफ ऑल द इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। जैसे रेजिस्टेंस में होता था, रेजिस्टेंस में क्या होता था कि जब हम पैरेलल में जोड़ते थे तो 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 ऐसा कुछ होता था। तो उसमें क्या होता था कि जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता था वो उनमें से जो सबसे छोटा होगा उससे भी कम होता था। तो ऐसा ही इसमें कह रहा है कि जो रिजल्टेंट C आएगा वो क्या होगा, ये जो C1 C2 C3 हम लेंगे उनमें से जो सबसे छोटी वैल्यू होगी उससे भी कम वैल्यू इसकी आनी चाहिए। अगर उससे भी ज़्यादा आती है तो मतलब हमने कहीं ना कहीं मैथमेटिकली कैलकुलेशन में गलत किया है। ठीक है, तो ये बात आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि जो रिजल्टेंट आएगा वो इनमें से सबसे छोटा होगा, उससे भी कम वैल्यू आएगी हमारे पास। ठीक है, अब देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमें पता है कि पोटेंशियल चेंज नहीं होगा, तो पोटेंशियल सेम रहेगा, C1 C2 C3 हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम, पोटेंशियल सेम रहेगा तो Q वो वहाँ पे हमने Q सेम लिया था सबका, तो यहाँ पे क्या कर देंगे Q से डिफरेंट हो जाएगा भाई। Q चार्ज जो होगा वो क्या होगा, Q1 Q2 Q3 होगा, क्योंकि करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे डिफरेंट हो जाएगी पैरेलल के अंदर। तो करंट की वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी तो चार्ज जो होगा वो कैसा होगा, डिफरेंट चार्ज होगा भाई सभी कैपेसिटर का। तो पोटेंशियल सेम अक्रॉस द एवरी कैपेसिटर, द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्टली टू द कैपेसिटेंस। तो टोटल चार्ज Q जो होगा वो कितना हो जाएगा, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के बराबर हो जाएगा। तो Q1 क्या हो जाएगा C1V, Q2 ये हो जाएगा, Q3 ये हो जाएगा और Q इज इक्वल टू C इंटू वी। सभी की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दो तो क्या हो जाएगा C इंटू वी, C1V प्लस C2V प्लस C3V, V कॉमन आउट ले लीजिए तो रिजल्टेंट C जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट सम। तो यहाँ हमने 3 क्या लिए थे, एक सिर्फ एक्सप्रेशन कॉमन रिजल्ट बनाने के लिए। अगर 3 की जगह 10 20 या 50 जितने भी हों तो जो जर्नल एक्सप्रेशन हो जाएगा हमारे पास वो क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट C इज इक्वल टू I इज इक्वल टू 1 to n C ऑफ I के बराबर हो जाएगा भाई। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस होगा वो क्या होगा, सम ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंस, डायरेक्ट सम ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंस के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो जैसा पैरेलल के अंदर सीरीज़ के अंदर हुआ था वैसे हमारे पास पैरेलल में भी एक रिजल्ट आएगा कि जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस आएगा वो पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर वो क्या होगा, बड़ा होगा। किससे, इंडिविजुअल कैपेसिटेंस में जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी। इस C1 C2 C3 के अंदर जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी इफेक्टिव कैपेसिटेंस की वैल्यू उससे भी ज़्यादा आएगी। और पैरेलल में क्या था, जो सबसे कम वैल्यू होगी उससे भी कम वैल्यू आनी थी भाई। अभी आता है हमारे पास एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर। किसी भी कैपेसिटर में एनर्जी कितनी स्टोर होती है, तो एनर्जी क्या होती है भाई, अमाउंट ऑफ वर्क डन के रूप में स्टोर होती है भाई। ठीक है, तो क्या कह रहा है, द अमाउंट ऑफ चार्जिंग या देख द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर इज इक्विवेलेंट टू द ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम वन प्लेट टू द अदर प्लेट। ठीक है, जब हम कैपेसिटर में चार्जिंग स्टार्ट करते हैं तो एक प्लेट से दूसरी प्लेट में जितना अमाउंट ऑफ चार्ज का ट्रांसफ़र होता है वो क्या होता है, प्रोसेस ऑफ चार्जिंग होता है भाई। तो इस चार्जिंग के प्रोसेस में देखो क्या होता है, द मोमेंट ऑफ चार्जिंग स्टार्ट देयर इज ए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट, देयरफॉर द ट्रांसफर ऑफ चार्ज अगेंस्ट द पोटेंशियल डिफरेंस सम वर्क इज डन। ठीक है, तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस भी हमने बैटरी लगा रखी है इसकी वजह से इन दोनों में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। इस पोटेंशियल डिफरेंस को क्रॉस करते हुए ये चार्ज यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र होगा। तो इस पोटेंशियल डिफरेंस को क्रॉस करने के लिए या इसकी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से जो इसके ऊपर फोर्स अप्लाई होगी उस फोर्स को अपोज करते हुए ये चार्ज एक प्लेट से दूसरी प्लेट में ट्रांसफ़र होंगे। तो उसके लिए जितना अमाउंट ऑफ वर्क इन चार्ज पार्टिकल को करना होगा वो चार्ज क्या होगा, दिस वर्क इज स्टोर एज ए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इन द कैपेसिटर। वो जो वर्क होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में इनमें स्टोर होगा। ठीक है, तो हमने मान लिया
कि किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी क्यू स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज इज ट्रांसफर अगेंस्ट ए पोटेंशियल डिफरेंस वी, देन स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डी डब्ल्यू इज डन। वो क्या हो जाएगा, वी इंटू डी क्यू, और वी किसके बराबर होता है, क्यू बाई सी के बराबर। तो हमें यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू बाई सी इंटू डी क्यू। ये किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन डी डब्ल्यू के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में उतने ही अमाउंट ऑफ चार्ज यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो अगर हमें स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क पता है तो हम इंटीग्रेशन के द्वारा क्या कर सकते हैं, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन टाइम पीरियड, जितना भी टाइम पीरियड के थ्रू वो चार्जिंग हो रही है उससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट। इनिशियल क्या था 0, फाइनल क्या था क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज का ट्रांसफ़र होना चाहिए। तो 0 से क्यू के इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, क्योंकि क्यू के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है। तो सी का तो इंटीग्रेशन होगा नहीं, ठीक है, क्यू का इंटीग्रेशन होगा। तो इंटीग्रेशन में क्या होता है हमारे पास, x इंटू डी एक्स। अगर इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो dx मतलब जिसके रेस्पेक्ट में, तो x क्वांटिटी है तो यहाँ पे x से रिलेटेड जो टर्म होगी उनका इंटीग्रेशन होगा। उनके अलावा जो भी होगा, मान लो यहाँ पे 2 है तो ये क्या होगा, कांस्टेंट टर्म हो जाएगी, इसका कोई इंटीग्रेशन, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ इसका इंटीग्रेशन होगा x का। तो x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, इसमें एक पावर इंक्रीज हो जाएगी। मान लो इसकी पावर अभी 1 है तो एक पावर इसकी अब इंक्रीज हो जाएगी, 1 + 1 कितना आ गया 2, और जो फाइनल पावर होगी उससे डिवाइड कर देंगे। तो सिमिलरली यहाँ देखो भाई हमारे पास क्या है, q बाई सी इंटू डी क्यू। तो q के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है तो c का तो होगा नहीं, सिर्फ किसका होगा, q का। q की पावर अभी कितनी है 1, ठीक है, अब कितनी हो जाएगी 1 + 1, तो पावर कितनी होगी 2। 2 तो पावर आ गई और 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा 1/2 क्यू स्क्वेयर बाई सी। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर। ठीक है, किसी भी कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी वो हो जाएगी। अब ये तो आ गई क्यू और सी की टर्म में। अब इसकी ये जो फाइनल रिजल्ट है हम न्यूमेरिकल्स में यूज़ करते हैं अभी। तो क्यू और सी की टर्म में ना आकर के हो सकता है हमारे पास कैपेसिटेंस और पोटेंशियल दे रखा हो और हमसे एनर्जी पूछ ले। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे Q की वैल्यू क्या होती है, C = Q बाई वी। तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी CV। Q की जगह C इंटू वी पुट कर दो तो क्या हो जाएगा Q स्क्वायर C स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर, और डिवाइडेड में क्या है C। तो एक C से एक C कैंसिल आ जाएगा, क्या बच गया हमारे पास 1/2 CV स्क्वायर। तो ये हो गया एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर इन टर्म ऑफ कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल। ठीक है, तो अगर न्यूमेरिकल में कैपेसिटेंस और पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है और हमें एनर्जी स्टोर पूछे तो हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। चार्ज और कैपेसिटेंस गिवन है तो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। अब तीसरा आता है, अगर चार्ज और पोटेंशियल गिवन है तो क्या हम क्या करेंगे, तो इस केस में हम क्या करते हैं भाई, C की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। C = क्या होता है Q बाई वी। तो Q बाई वी यहाँ पुट कर दो, क्या हो जाएगा Q बाई वी पुट करते हैं हमारे पास क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, U = 1/2 Q इंटू वी के बराबर आ जाएगा भाई। ये आ जाएगा एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर। ओके, तो नेक्स्ट आता है हमारे पास एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, तो डेंसिटी क्या किसके बारे में बताता है, देखो पहले इसको समझ लो क्या होता है। एनर्जी डेंसिटी इज़ द एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द फील्ड। ठीक है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की बात करने वाले हैं। तो अभी हमने निकाला था एनर्जी किसके बराबर थी, 1/2 CV स्क्वायर के बराबर। ठीक है, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर ये क्या है A ε0/d, और V किसके बराबर थी पोटेंशियल, E इंटू डी के बराबर था भाई। ठीक है, तो V की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो और C की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। दोनों की वैल्यू यहाँ से उठा करके इसमें डाल दो। जब दोनों की वैल्यू इसमें डाल लेंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट क्या निकल के आएगा, C और V की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो रिजल्टेंट क्या आएगा हमारे पास, ये आएगा। ये तो क्या है एनर्जी। अब हम निकाल रहे हैं एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो A क्या है एरिया, D क्या है डिस्टेंस, और एरिया को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम। तो एनर्जी, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ
तो एरिया यानी कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम दैट इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो एनर्जी डेंसिटी किसके बराबर हो जाएगी? 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर के बराबर हो जाएगी भाई। ठीक है, तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल। वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है? मीटर क्यूब। तो जूल पर मीटर क्यूब किसकी हो गई? SI यूनिट ऑफ एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, उसके बाद होता है एनर्जी स्टोर इन ए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने निकाला था कि रिजल्टेंट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, अगर n कैपेसिटर हैं तो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस क्या होगी? रेसिप्रोकल का सम। तो 1/2 CV² ये होता। तो ये एनर्जी किसके बराबर थी भाई? देखिए 1/2 Q²/C। तो 1/C है, 1/C की जगह क्या पुट कर देंगे? ये वाली वैल्यू पुट कर दो। तो क्या हो जाएगा? 1/2 Q², 1/C1, 1/C2, 1/C3 अप टू 1/Cn के बराबर हो जाएगा। जब इस एक्सप्रेशन को ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा? U इज इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस अप टू UN तक चला जाएगा। तो रिजल्टेंट जो एनर्जी होगी, जो टोटल एनर्जी स्टोर होगा सिस्टम में, वो क्या होगा? सम ऑफ एनर्जी स्टोर इन ए इंडिविजुअल कैपेसिटर के डायरेक्ट सम के बराबर हो जाएगा भाई। ठीक है, अब उसके बाद आता है हमारे पास एनर्जी स्टोर इन ए पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में रिजल्टेंट कैपेसिटेंस कितना आया था? डायरेक्ट सम के बराबर आया था भाई। एनर्जी ये हो गई, C की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो 1/2 V² C1 प्लस C2 प्लस C3 अप टू Cn। ठीक है, इसको जब अलग अलग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? U इज इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3 अप टू UN के बराबर हो जाएगा। तो टोटल एनर्जी स्टोर इन ए सिस्टम इज डायरेक्ट सम ऑफ इंडिविजुअल एनर्जी स्टोर इन द इंडिविजुअल कैपेसिटर के बराबर हो जाएगा भाई। ओके, उसके बाद आता है हमारे पास एनर्जी लॉस ऑन शेयरिंग ऑफ चार्ज बिटवीन टू कैपेसिटर इन पैरेलल। कोई भी दो कैपेसिटर हैं जो पैरेलल में हैं, उनके अंदर एनर्जी के जब हम शेयरिंग करेंगे तो चार्ज का कितना लॉस ऑफ एनर्जी ऑफ शेयरिंग चार्ज, जब चार्ज एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर में शेयर करेंगे तो एनर्जी का कितना लॉस होगा वो देखना चाह रहे हैं हम। तो देखो भाई क्या करा है, द टू कैपेसिटर ऑफ, मान लिया हमने दो कैपेसिटर हैं जिनका कैपेसिटेंस C1 C2 है, चार्ज Q1 Q2 है और उनका पोटेंशियल कितना है? V1 और V2 है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि चार्ज पहले जो होगा सिस्टम का वो ही बाद में होगा। तो टोटल चार्ज बिफोर शेयरिंग और टोटल चार्ज आफ्टर शेयरिंग जो होगा वो दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो बिफोर शेयरिंग क्या होगा? चार्ज Q इज इक्वल टू C इंटू V हो जाएगा। तो Q इज पहले वाले का कैपेसिटर का चार्ज क्या हो जाएगा? C1 V1, दूसरे का C2 V2। आफ्टर शेयरिंग टोटल कैपेसिटेंस C1 प्लस C2 के बराबर हो जाएगी। कब है? जब कहते हैं वो पैरेलल में है। तो C1 प्लस C2 टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा? V। तो रिजल्टेंट V आ जाएगा हमारे पास ये C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस, उससे आगे देखो टोटल एनर्जी कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी लगा दो यहाँ पे। तो बिफोर इनिशियल पॉइंट के ऊपर देखो क्या है? एनर्जी पहले वाले कैपेसिटर की एनर्जी प्लस दूसरे की एनर्जी, टोटल एनर्जी आफ्टर शेयरिंग ये हो गई। ठीक है, तो फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, इनिशियल वैल्यू जो थी एनर्जी की उसमें से फाइनल वाली को सब्ट्रैक्ट कर दो, और जो V वाली वैल्यू हमने अभी निकाली थी पहले वाले एक्सप्रेशन में, वो V की वैल्यू देखो, ये जो फाइनल एक्सप्रेशन है इसमें कहीं भी V नहीं है और यहाँ पे V है, मतलब हमने वो V वाली जो वैल्यू निकाली थी V की, वो वाली वैल्यू यहाँ पर ला करके इसमें पुट कर दी। तो V की वैल्यू जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन क्या निकल के आएगा? ये वाला एक्सप्रेशन आएगा। तो इस एक्सप्रेशन में देखो भाई C1 पॉजिटिव है, C2 पॉजिटिव है, V1 माइनस V2 का स्क्वायर है। तो किसी भी क्वांटिटी का होल स्क्वायर हमेशा कैसा आएगा? पॉजिटिव टर्म ही आएगी। ठीक है, नीचे C1 प्लस C2 है, ये भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, कोई भी नेगेटिव टर्म नहीं है। इसका मतलब क्या निकल के आता है? इसका मतलब ये है कि U ऑफ इनिशियल माइनस U ऑफ फाइनल है वो कैसी होगी? ग्रेटर देन 0 वैल्यू होगी। मतलब इनिशियल जो एनर्जी होगी वो फाइनल एनर्जी से कितनी होगी? कुछ न कुछ ज़्यादा ही होगी। मतलब एनर्जी का क्या हुआ? लॉस हुआ है यहाँ पे। तो देयरफॉर देयर इज सम लॉस ऑफ एनर्जी व्हेन टू चार्ज ऑफ कैपेसिटर आर कनेक्टेड टुगेदर। ठीक है, तो ये एनर्जी का लॉस कैसे हुआ, कहाँ हुआ वो देखो। तो ये जो लॉस हुआ है एनर्जी का वो कैसे हुआ? अपीयर एज हीट एंड द वायर कनेक्टेड टू द टू कैपेसिटर में बी
बिकम हॉट। ठीक है, जब भी दो कैपेसिटर आपस में सीरीज में कनेक्टेड होंगे, पैरेलल में कनेक्टेड होंगे, तो उनमें से चार्ज को ट्रांसफ़र करने के लिए हम बीच में एक कंडक्टर का यूज करेंगे भाई। तो उस कंडक्टर के थ्रू हमें पता है कि हीटिंग इफेक्ट क्या होता है कि जब भी किसी वायर के अंदर से कंटिन्यूसली करंट का फ्लो होता है या चार्ज का फ्लो होता है, तो वो क्या होता है, कुछ समय के बाद वो हीट हो जाता है। तो उस हीट की फॉर्म में ये एनर्जी लॉस होती है भाई। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो क्या है, पोलराइजेशन या पोलर मॉलिक्यूल क्या होते हैं। तो देखो भाई, ए मॉलिक्यूल विद सेंटर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डज नॉट कंसाइड विद ईच अदर। ठीक है, कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जिसके सेंटर में, देखो कोई भी मॉलिक्यूल दो एटम से मिलके बना हुआ है और उसमें पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज दोनों है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो अगर उसके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के साथ कोइंसाइड नहीं है, तो सच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड पोलर मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल जैसे HCl है, H2O है, NH3 है। इस डायग्राम में हमने H2O दिखा रखा है। ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और इनका एंगल जो वाटर का जो एंगल ऑफ पोलराइजेशन कितना होता है, 105 डिग्री का एंगल होता है अभी। ठीक है, तो वो क्या होंगे, पोलर मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या इफेक्ट होता है पोलर मॉलिक्यूल्स में। देखो, जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई नहीं कर रखा, E=0 है, यानी कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम उसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं वो 0 है, तो उस केस के अंदर क्या होंगे, ये जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो रैंडमली ओरिएंटेड होंगे। ठीक है, इनके पॉजिटिव आयंस किसी का किधर है, किसी का किधर है, किसी की डायरेक्शन इधर है, किसी की इधर है, किसी की इधर है, तो वो रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं। तो उसकी वजह से जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इनकी वजह से भी वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इनका पोलराइजेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो नेट डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा भाई। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम इसमें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से होगा क्या, ये जो रैंडमली ओरिएंटेड थे इनको एक डायरेक्शन मिल जाएगी और ये वेल डिफाइंड अरेंजमेंट को दिखाएंगे और ये वेल ओरिएंटेड हो जाएंगे भी। ठीक है, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड द डाइपोल ओरिएंटेड देमसेल्फ इन द रेगुलर फैशन एंड हैंस डाइपोल मोमेंट इज इंड्यूस। तो अगर रेगुलरली ओरिएंटेड होंगे तो सभी का पॉजिटिव चार्ज एक डायरेक्शन में हो जाएगा और नेगेटिव चार्ज एक साइड में हो जाएगा। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, एक डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो जाएगा भाई। ठीक है, दूसरी तरफ आते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। तो नॉन पोलर, देखो पोलर क्या होते हैं, जिनका सेंटर में नेगेटिव और पॉजिटिव आयन एक ही पॉइंट के ऊपर कोइंसाइड नहीं होते। और नॉन पोलर क्या हो जाएंगे, जिनके मतलब पोलर क्या होते हैं, जिनके एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड नहीं होते, अलग अलग होते हैं। अगर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जो हैं, आयन्स हैं, वो एक ही सेंटर पे कोइंसाइड हो जाएं, तो उस प्रकार के मॉलिक्यूल्स को क्या बोल देंगे हम, पोलर मॉलिक्यूल्स बोल देंगे भाई। इसके क्या एग्जांपल है, होमो न्यूक्लियर एटम होते हैं मेनली, जैसे ऑक्सीजन का एटम हो गया O2, नाइट्रोजन का एटम हो गया N2। ठीक है, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या इफेक्ट होगा, देखो भाई। तो इसके सेंटर पे नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज कौन साइड है, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, सेंटर पे नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस जो होंगे वो कौन साइड होंगे, तो डाइपोल मोमेंट, डाइपोल बनेगा ही नहीं, तो डाइपोल मोमेंट इसका बिल्कुल 0 ही होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर अप्लाई करते, तो अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे तो पॉजिटिव आयंस और जो नेगेटिव चार्ज जो सेंटर पे कोइंसाइड हैं वो क्या करेंगे, एक दूसरे को दूर भगाने की कोशिश करेंगे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आने की कोशिश करेंगे। तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, डाइपोल ड्यू टू सेपरेशन ऑफ इफेक्टिव सेंटर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डाइपोल इज फॉर्म। तो धीरे धीरे क्या होगा, डाइपोल बनना। उसके बाद आता है हमारे पास डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं। तो इस डाइलेक्ट्रिक का हम यूज़ करेंगे कैपेसिटर के अंदर। देख लेते हैं पहले क्या होता है। डाइलेक्ट्रिक मेनली एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होता है जिसकी कंडक्टिविटी लगभग 0 होती है। इसको हम इंसुलेटर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका पोलराइजेशन कैसे होता है, देखो, व्हेन ए नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज सब्जेक्टेड टू द इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल आर इंड्यूस्ड ड्यू टू सेपरेशन ऑफ इफेक्टिव पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। तो डाइलेक्ट्रिक में भी देखो, जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इंसुलेटिंग मटेरियल था तो उसमें भी हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, तो उसके क्या होगा, वो सेंटर पे जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हैं वो क्या हो जाएंगे, एक
पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओरिएंटेड हो जाएंगे और डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो जाएगा भाई। ठीक है, तो ई नॉट इज़ द अप्लाइड फील्ड है यहाँ पे ये वाला, और ई पी क्या है, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इसकी वजह से ये दोनों के अपोजिट डायरेक्शन है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ई एन इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ई पी। ठीक है, ये क्या है, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है इन द स्लैब। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमारे पास हो जाएगा कुछ ना कुछ, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, के इज इक्वल टू ई नॉट, यानी कि जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई है वो, डिवाइडेड बाई ई एन जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है वो, इन दोनों का जो रेशियो होगा वो क्या कहलाएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाएगा यहाँ पे। अब हमारे पास देखो एक कैपेसिटर की हम डिस्कस कर रहे थे, तो कैपेसिटर पे ही आ जाते हैं। डाइलेक्ट्रिक समझा हमने क्योंकि हम कैपेसिटर के अंदर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो कैपेसिटर का डायरेक्ट एक्सप्रेशन हमने निकाल दिया कि कैपेसिटर क्या होता है, उसकी कैपेसिटेंस क्या होती है, उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है। उसी कैपेसिटर के अंदर अगर हम कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंट्रोड्यूस कर दें, उसके बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल दें, तो उसकी कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो देखना चाह रहे थे हम। तो देखो हमने क्या किया, एक स्लैब डाल दी जिसकी थिकनेस टी है। ठीक है, और उसकी वजह से जो डाइलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा वो ईपी है। तो देखो हमने क्या किया, जो पोटेंशियल होगा वी, वो पोटेंशियल क्या होगा, V इज इक्वल टू ई नोट, क्या है हमारे पास, V जो है वो ई नोट डी माइनस टी, डी माइनस टी मतलब पहले तो थिकनेस डी थी और इसमें से डाइलेक्ट्रिक स्लैब टी की थिकनेस हटा दी हमने, यानी कि इस टी से अलावा जो बाहर का ये जो एरिया है वो हो गया ये, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ई नोट। ठीक है, अब इस स्लैब की थिकनेस टी है और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ई एन, तो इसकी पोटेंशियल क्या हो जाएगी, ई एन इंटू इसकी थिकनेस टी। ठीक है, टी यहाँ पे टाइम नहीं है, टी क्या है, इसकी थिकनेस। तो ये क्या हो जाएगा, टोटल पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम। अब ये सिस्टम का पोटेंशियल हो गया। हमें पता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के था वो क्या था, ई नोट बाई ई एन। ठीक है, और ई एन किसके बराबर हो जाएगा, अब ई नोट बाई के बराबर हो जाएगा। और ई नोट की, ई एन की ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या आ गया, ये वाला आ गया। ई नोट दोनों में से कॉमन आउट कर दो, ये वाला मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, अब आगे देखो, आगे देखेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, हमें पता है कि ई नोट किसके बराबर होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट, और सिग्मा किसके बराबर होता है, क्यू बाई ए। ये देखना भाई, यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंट है, ये जो क्यू ए बाई एप्सिलॉन नोट है, ये क्यू ए बाई एप्सिलॉन नोट नहीं आएगा, ये आएगा क्यू बाई ए एप्सिलॉन नोट आएगा, क्योंकि सिग्मा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट सरफेस, तो क्यू बाई ए एप्सिलॉन नोट आएगा। और सी क्या है, क्यू बाई वी। ठीक है, सी क्या है, क्यू बाई वी। तो ये वाली जो दोनों वैल्यू सी और ई नोट की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, पहले ई नोट की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ से क्या बन जाएगा हमारे पास, क्यू ए बाई एप्सिलॉन नोट, तो v इंटू क्यू ए बाई एप्सिलॉन नोट डी माइनस टी टी बाई के, तो ये क्या है, c इज इक्वल टू क्यू बाई वी। ठीक है, तो v की वैल्यू जो ये वाली वैल्यू v की आएगी, ये वाली वैल्यू यहाँ पुट करने के बाद वो यहाँ पे पुट करेंगे जब हम नीचे, तो q से q कैंसिल आउट हो जाएगा, a एप्सिलॉन नोट ऊपर चला जाएगा, रिजल्टेंट वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आएगी, a एप्सिलॉन नोट डी माइनस टी प्लस टी बाई के बराबर आएगी भाई। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास लास्ट में फाइनल एक्सप्रेशन निकल के आएगा। क्या है, तो क्या किया था इसको निकालने के लिए हमने, ये वाली वैल्यू जो आएगी ए क्यू बाई ए, क्या था ये, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नोट, ये वाली वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। ठीक है, ये वाली वैल्यू यहाँ पुट करने के बाद ये v उठा करके हमने यहाँ पुट किया, तो ये वाला एक्सप्रेशन निकल के आएगा। ठीक है, अब देखना, अब उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हम चले यहाँ, तो यहाँ आने के बाद हमने क्या किया, नीचे वाले जो टर्म है डेनोमिनेटर, उसमें से d कॉमन आउट लेंगे, तो d कॉमन आउट लेंगे तो d की जगह हो गया 1, t की जगह हो गया t बाई डी। अब अंदर t भी इसमें भी है, t इसमें भी है, तो इसमें से भी कॉमन ले लिया, इसमें से भी कॉमन ले लिया, तो 1 माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 माइनस t बाई के, ये t बाई के इन्होंने गलत लिख रखा है, t बाई के की जगह आएगा t बाई डी। क्या आएगा हमारे पास, t
T/D आएगा भाई यहाँ पे, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट A/D ये किसके बराबर था, C नॉट, कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर क्या था, एप्सिलॉन नॉट A/D, एप्सिलॉन नॉट A/D ये क्या था, कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। तो यहाँ पे हम C नॉट पुट कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा हमारे पास वो क्या आएगा देखना, वो आएगा हमारे पास, एक बार इसको रफ कर देता हूँ मैं, वो आएगा 1 माइनस ये वाला फाइनल एक्सप्रेशन आएगा। यहाँ जो k लिख रखा है इन्होंने, ये k की जगह आएगा D/K, ठीक है। ये T/K लिख रखा है, इसकी जगह आएगा हमारे पास D/K आएगा भाई। जब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाली टर्म अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो t ऊपर चला जाएगा, d से d कैंसिल आउट हो जाएगा और T/K अंदर बच जाएगा, ये वाला एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये वाला एक्सप्रेशन आएगा भाई। तो ये आ जाएगा हमारे पास कब, किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस जब उसमें कोई भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करेंगे जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है और थिकनेस t है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इफ़ द डाइलेक्ट्रिक स्फीयर ऑक्यूपाई द होल स्पेस बिटवीन द प्लेट, यानी कि t अगर d के बराबर हो जाए, तो देखो t और d के बराबर हो जाए तो लास्ट एक्सप्रेशन में ये देखो, ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसमें t अगर d के बराबर हो जाए तो क्या हो जाएगा, देखो ये d माइनस डी जीरो हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा D/K, ये क्या हो जाएगा D/K, तो k ऊपर चला जाएगा, d नीचे रह जाएगा, तो A एप्सिलॉन नॉट बाई D इंटू K, तो k ऊपर चला जाएगा तो C किसके बराबर हो जाएगा, K टाइम्स ऑफ C नॉट के बराबर हो जाएगा। कब, अगर T/D के बराबर हो जाए, मतलब स्लैब की जो थिकनेस है वो कितनी हो जाए, जितनी हमारे पास कैपेसिटर की थिकनेस है, दोनों प्लेट के बीच की विड्थ है, यानी कि दोनों प्लेट के पूरा का पूरा जो हिस्सा है वो हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से भर दे जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो हमारे पास रिजल्टेंट जो C आएगा वो K टाइम्स ऑफ C नॉट के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए हमारे पास आ गया कि जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस है C वो क्या हो जाएगी, K टाइम्स ऑफ C नॉट के बराबर आ जाएगा। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम कैपेसिटेंस की टर्म में लिख सकते हैं C/C नॉट, कैपेसिटेंस इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम, और ये क्या हो जाएगा कैपेसिटेंस ऑफ ए फ्री स्पेस, ठीक है। तो विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब, जब हम किसी भी कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालेंगे तो क्या क्या चेंजमेंट आएंगे वो देखो भाई। चार्ज जो होगा वो विद बैटरी डिसकनेक्टेड और बैटरी कनेक्टेड, तो बैटरी कनेक्ट करो या ना करो इस चार्ज जो सेम रहेगा, बैटरी अगर कनेक्ट ना करे तो, लेकिन बैटरी को अगर कनेक्ट कर देंगे तो चार्ज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, कितना, K टाइम्स, K इंटू C नॉट V नॉट के बराबर हो जाएगा, K टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा चार्ज भाई। कैपेसिटेंस में क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर बैटरी कनेक्टेड है तो कैपेसिटेंस K टाइम्स ऑफ C नॉट हो जाएगा, K टाइम्स ऑफ C नॉट, ये हमने देखा अभी, ठीक है। और इंक्रीज हो जाएगा कितना, K टाइम्स ऑफ C नॉट के बराबर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या इफेक्ट पड़ेगा, डिक्रीज हो जाएगा, और अगर बैटरी कनेक्ट करते हैं तो रिमेंस द सेम रहेगा। पोटेंशियल डिफरेंस, अगर बैटरी को हटाते हैं तो डिक्रीज हो जाएगा, बैटरी को कनेक्ट रखेंगे तो सेम रहेगा। एनर्जी स्टोर रिमेन सेम और इंक्रीज बाई K टाइम्स, ठीक है। तो ये वाले एक्सप्रेशंस भी याद रखना भैया। इस यूनिट का जो लास्ट टॉपिक है वो है हमारे पास वन डे ग्राफ जनरेटर, ठीक है। तो वन डे ग्राफ जनरेटर देखिए भाई, ये डायग्राम गिवन है हमारे पास वन डे ग्राफ जनरेटर का। इसमें कुछ जो इसके पार्ट्स हैं उसके बारे में बता रखा है कि S क्या है, लार्ज कॉपर शील्ड है ये वाली बार, ठीक है, कॉपर की शील्ड है भाई। C1 C2 इज द कॉम, तो C1 यहाँ पे C2 है, यहाँ पे C1 है, कुछ निकल कॉम्ब है भाई। P1 P2 पुली ऑफ द रोल द बेल्ट, ये P1 और P2 पुली है जिसको ऊपर बेल्ट रोल करती है। इसका बताएंगे पूरा प्रोसीजर क्या है। HVR हाई वोल्टेज रेक्टिफायर, ठीक है, ये HVR है हाई वोल्टेज, ठीक है, जिसके थ्रू हम चार्ज को सप्लाई करते हैं। M क्या है, कोई मोटर है कनेक्टेड है जिसके थ्रू हम बेल्ट को रोल कर रहे हैं। IS इंसुलेटिंग स्टैंड है जिसके ऊपर ये सारा सिस्टम खड़ा हुआ है भाई, IS इंसुलेटिंग स्टैंड, ठीक है। और उसके बाद क्या है, ये
गैस डिस्चार्ज ट्यूब डी कहाँ पे है, ये वाली डी। तो इसमें अंदर जो भी गैस बनेगी वो गैस को ये डिस्चार्ज करता रहेगा भी, ये गैस डिस्चार्ज ट्यूब है। और टी कोई भी टारगेट है जिसके थ्रू हम इसमें से जो भी चार्ज पार्टिकल जो प्रेजेंट है वो ऑसिलेट करवाना चाह रहे हैं, टारगेट जिसको हम ब्रेक करना चाह रहे हैं वो टारगेट इस टी पॉइंट के ऊपर प्रेजेंट है। ठीक है, तो देखते हैं इसका प्रोसीजर वर्किंग। सबसे पहले आता है प्रिंसिपल ऑफ वन डे ग्राफ जनरेटर, किस प्रिंसिपल पे काम करता है अभी। तो देखिए क्या कह रहा है ये, कंसिडर ए टू चार्ज conducting spherical cell such that one is smaller and other is large. When the small one is kept inside the larger one and connected together, charge from the smaller one is transferred to the larger cell irrespective of higher potential of the larger cell. तो क्या कह रहा है, the charge resides the outer surface of the outer cell and the potential on the outer cell increase continuously. तो इसका जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल क्या है, इसका जो प्रिंसिपल है वो क्या कह रहा है, शार्प पॉइंट सरफेस ऑफ द कंडक्टर हैव लार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड बाय देम इज वेरी हाई कंपेयर टू द क्या है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, देयरफॉर द एयर सराउंडिंग दीज कंडक्टर गेट आयोनाइज्ड एंड लाइक चार्ज आर रिपेल बाय द चार्ज पॉइंट कंडक्टर कॉजिंग डिस्चार्जिंग एक्शन नोन एज कोरोना डिस्चार्ज और एक्शन ऑफ पॉइंट। तो ये इसका प्रिंसिपल है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, दिस इज वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ शार्प पॉइंट एक्शन। ठीक है, द स्प्रेड चार्ज मूविंग विद द हाई स्पीड कॉज इलेक्ट्रिक वाइंड, अपोजिट चार्ज आर इंड्यूस ऑन द टिथ ऑफ कलेक्टिंग कॉम्ब। ये जो हमने कॉम्ब अटैच कर रखे हैं उनके ऊपर क्या होगा, उससे अपोजिट चार्ज इंड्यूस हो जाएगा and again opposite charge are induced on the outer surface of the collecting spray। ठीक है, अब इसका कंस्ट्रक्शन देखिए, कंस्ट्रक्शन में क्या है, वन डे ग्राफ जनरेटर इज ए लार्ज कॉपर सफेरिकल सेल सपोज ऑन द इंसुलेटिंग स्टैंड। क्या है इसका कंस्ट्रक्शन, एक लार्ज सफेरिकल सेल है जो इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर खड़ा हुआ है। A belt is made of insulating fabrics is made of run over the pulley P1 and P2 and by an electric motor such that it ascends on the side of the comb. Comb C1 near to the lower pulley is connected to the high voltage rectifier, ठीक है, whose other end is earth. Comb C2 near to the copper pulley connected to the sharp sapphire C through the conducting comb। ठीक है, एक ट्यूब T is what charge particle is accelerate and its top is target to the bottom to the place of the saw to the figure and the bottom of the tube is earth to maintain the lower potential. To avoid the leakage of the charge from the sphere, the generator is enclosed in the steel tank filled with air, nitrogen at very high pressure। अब हम इसकी वर्किंग को समझेंगे। देखिए वर्किंग में क्या होता है, ये जो हाई वोल्टेज रेगुलेटर है इसके थ्रू हम एक पॉजिटिवली चार्ज को जनरेट करेंगे और ये पॉजिटिव चार्ज जो एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट इस बेल्ट के थ्रू ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि ये अहम मोटर क्या करता है, ये बेल्ट P1 P2 पुलिस के साथ जो कनेक्टेड है इसको क्या करता है, रोटेट करेगा। तो ये बेल्ट क्या करेगी, इस पॉजिटिव चार्ज को ऊपर ले जाने की कोशिश करेगी। ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, यहाँ पे यहाँ आने के बाद इस सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और इन सरफेस के इनसाइड में नेगेटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो प्रिंसिपल ऑफ शार्प पॉइंट एक्शन की तरह की वजह से C2 कॉम्ब जो हमारे पास लगा हुआ है ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज जो बेल्ट की वजह से जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है इसको न्यूट्रलाइज करता जाएगा। तो यहाँ पे इससे आगे आने के बाद इस पॉइंट से जो कॉम्ब C2 लगी हुई है, इस पॉइंट से आगे जाने के बाद ये जो चार्ज हमारे पास बेल्ट के ऊपर पॉजिटिव जा रहा है ये वापस दोबारा से इस बेल्ट के ऊपर नहीं रहेगा, ये पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाएगा भाई। तो जैसे जैसे यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज लार्ज अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होता जाएगा, यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा।
तो एक पॉइंट आने के बाद ये पोटेंशियल डिफरेंस जब हाई अमाउंट में हो जाएगा तो हम जिस चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करवाना चाह रहे हैं इस ट्यूब टी के एंड पॉइंट के ऊपर उसको क्या कर देंगे, स्टेबलाइज कर देंगे। जब इसको यहाँ पे रखेंगे तो वो क्या करेगा, ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, इस पॉइंट और इस पॉइंट में पोटेंशियल डिफरेंस है तो वो क्या करेगा, एक स्पीडली एक्सेलरेट करेगा। और टी पॉइंट के ऊपर यहाँ पे अब टारगेट को रखेंगे, उस टारगेट को क्या कर देगा, ये ब्रेक करने का काम करेगा भाई। तो ये इसका क्या है, वर्किंग है। आइए अब इसका वन डे ग्राफ जनरेटर के यूज़ क्या है भाई, देखना। यूज टू प्रोड्यूस वेरी हाई पोटेंशियल डिफरेंस फॉर द एक्सेलरेट ऑफ चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के लिए हाई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है ये। द बीम ऑफ एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल आर यूज टू ट्रिगर न्यूक्लियर रिएक्शन। जो भी टारगेट, जो भी हमने चार्ज पार्टिकल जिसको हम एक्सेलरेट करवा रहे हैं उसका यूज़ करते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन को ट्रिगर करने के लिए। द बीम इज़ यूज टू ब्रेक एटम इन वेरियस एक्सपेरिमेंट इन फिजिक्स। फिजिक्स के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हैं जिनमें इसको, ये जो न्यूक्लियर बीम, ये जो बीम एक्सेलरेट होती है, चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होता है, उसका यूज़ हम न्यूक्लियर रिएक्शन में करते हैं। इन मेडिसिन सच एज बीम इज़ यूज टू ट्रीट कैंसर। ठीक है, कैंसर के ट्रीटमेंट में भी इस प्रकार के चार्ज को एक्सेलरेट करके उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे रिसर्च प्रोसेस है जिसमें हम वन डे ग्राफ जनरेटर का यूज करते हैं भाई।